अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर ये मैं BRS टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि BRS टेस्ट अब चेंज हो चुका है पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। ये पर्सनैलिटी टेस्ट अभी इस वक्त ISSB में भी आ रहा है, उसके बाद एयरमैन में भी आ रहा है, AFNS में भी आ रहा है। हाँ, ऑल्दो PMA में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये स्पेशली फिर बन जाएगा AFNS का, क्योंकि रिसेंटली कोर्स चल रहा है उसके लिए। जो मैं क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ इनके आंसर बताता जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अंडरस्टैंडिंग में हम उसको ले रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में वो चीज़ वो ठीक नहीं होती। वो यानी कि आपको टू द पॉइंट जो आंसर आर्म्ड फोर्सेस के अकॉर्डिंगली आंसर देना होता है, वो आपका आंसर वो नहीं बन रहा होता। लेकिन ना बेसिक आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं 100% यही MCQs आएँ। मैं यही सुपर एक्सीलेंट जो बुक है इसी से करवा रहा हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ रखनी है याद कि अगर आप इनसाइड आपका करप्ट है तो आपके आंसर उसके मुताबिक, उस माइंड के मुताबिक गए तो आपके आंसर सारे गलत होने वाले हैं। आपका इनसाइड ठीक है, सच्चे हैं आप हमेशा सच बोलते हैं, आप किसी भी पहलू के अंदर आप जो बेसिक एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली बग़ैर किसी तैयारी के ठीक होने वाला है। अब ये सारे का सारा ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप आंसर क्वेश्चन मैं डिस्कस करने लगा हूँ, आपको यहाँ से काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं मैं वो तरतीब में पढ़ता जाऊँगा, कोई नई चीज़ भी बीच में आएगी तो मैं ज़रूर डिस्कस कर दूँगा। लड़की को यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़की को पर्दे के बगैर देखेंगे तो क्या करेंगे? डेफिनेटली आप क्या करेंगे? नज़रें झुका लेंगे, एक चीज़। दूसरी, यहाँ पे देखें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है मैं पर्दे के लिए उसे मजबूर करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको डांट दूँगा। आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना डांट सकते हैं। यहाँ पे असल में यही है ना कि आपका रिलीजियस की तरफ कितना झुकाव है। अगर झुकाव है तो एथिकल वैल्यूज़ की लिमिट तक है, या बड़ा वो कटर किस्म वाला कॉन्सेप्ट है। अब आर्म्ड फोर्सेस में आपका जो भी पर्सनल व्यू है, इवन मेरा पर्सनल व्यू सेपरेट हो सकता है, लेकिन आपने जो वहाँ पे आंसर करना है वो आपको आंसर उसी के मुताबिक देना पड़ेगा जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्योंकि मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि आप ने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी क्या समझ के रखी हुई है? उसने कहा सर सुन्नत समझ के रखी है। अच्छा, तो दाढ़ी मुंडवा देंगे? हम कहते हैं कि आप दाढ़ी मुंडवा दें तो आप मुंडवा देंगे? तो उसने कहा कि नहीं सर, क्योंकि ये मैं सुन्नत समझ के रखी है, मैं नहीं मुंडवाऊँगा। उस बच्चे को उन्होंने फ़ेल कर दिया। ठीक है, एक बच्चा और है, उसकी मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करूँ, और ये 100% ट्रू स्टोरीज़ हैं उन बच्चों की। वो बच्चा अहले तशी था, क्योंकि उनके यहाँ वो मातम किया जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर ना वो साइन पड़ चुके थे, ज़ख्मों के वो ज़ाहिर बन जाते हैं निशान वगैरह। अब वो मेडिकल की रिपोर्ट इंटरव्यू में उनके कई सामने पड़ी हुई थी, ISSB था या शायद इनिशियल था, अभी मुझे ये क्लियरली याद नहीं है। जब वो बच्चा इंटरव्यू में बैठा हुआ था, वो बच्चे ने आके बाद में स्टोरी सारी शेयर की थी ना, सर ऐसे ऐसे हुआ था। तो अब उन्होंने पूछा कि आप ये मातम छोड़ दें। ऑफिसर ने बोला आप मातम छोड़ दें, मैं अभी इसी वक्त आपको रिकमेंडेशन लिख के दे देता हूँ। उसने कहा सर दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई रिलीजन। बच्चा माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड था, तो उसने वाकई में सेलेक्ट हो जाना था, लेकिन ये एक चीज़ छोटा सा पॉइंट उसे पकड़ के लेके बैठ गया। उसने कहा कि सर दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई रिलीजन, आई विल नॉट लीव इट। उसने कहा कि सोच लें, मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ये छोड़ दें तो मैं आपको अभी इसी वक्त रिकमेंडेशन लेटर देता हूँ। उसने कहा कि नो सर आई कांट लीव दिस। अब इसके बाद फ़ौरन नोट रिकमेंड करके उठा दिया। फिर अब ये चीज़ें देखें, इन चीज़ों से आपने क्या देखना है, क्या वो ऑफिसर उन दोनों बच्चों, एक दाढ़ी वाला बच्चे की बात हुई, दूसरा मातम वाले बच्चे के जो निशान थे उनकी बात हुई, क्या दोनों के ऑफिसर्स उनके साथ सारी ज़िंदगी रहने थे? क्या उन्होंने वाकई ही में ऑर्डर कर देना था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये आपके माइंड का टेस्ट है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं कि आप इस टेस्ट के अंदर खुद फेल हो रहे हैं, खुद बोल के बता रहे हैं कि मैं इस किस्म के व्यूज़ रखता हूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे जस्ट बिहेव करना होता है, बिहेव लाइक दैट कि
जो वो रिक्वायर कर रहे हैं उसके मुताबिक, या तो फिर सीधा इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना कि मैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं उनमें जाना ही नहीं चाहता, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाएं। फिर मैं ये नहीं कहता आपके पॉइंट्स गलत हैं, आप वहाँ पे जाके झूठ बोलें, मैं ये नहीं कहता, इस रियलिटी को फिर एक्सेप्ट कर जाएं कि आपका माइंड आर्म्ड फोर्सेस के अकॉर्डिंग नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के अकॉर्डिंग जिसका माइंड होता है वो बच्चा टैलेंटेड हो ना हो, डजेंट मैटर, मैटर ये कर रहा है कि वो उनका माइंड सेट उनके मुताबिक है या नहीं। माइंड सेट उनके मुताबिक है, दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल रिकमेंड यू, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट यू। इसी तरह ही होता है कि अभी भी आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे जो गए हुए हैं, अपीयर हुए हैं रिसेंटली ISSB वगैरह के अंदर, तो अबाउट 120, 10, कभी 150 चले जाते हैं, इतने बच्चे एक पूरा जो बैच गया होता है उसके अंदर होते हैं 4 डेज़ के टेन्योर में। अब उसमें से सेलेक्ट होने वालों की तादाद हार्डली 2-3 बाज़ औक़ात 1 हो जाती है। तो ये क्यों होता है, ऐसे कैसे होता है? क्या बच्चे टैलेंटेड नहीं होते? बच्चे टैलेंटेड बहुत सारे होते हैं, मसला एक ही होता है वहाँ पे उन्होंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ही तो हैं जो वहाँ पे मार जाते हैं सारे। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आप होते कुछ और हैं, बनने की कुछ और कोशिश करते हैं, तो उन टेस्ट में आपको पकड़ने के उनके पास एक्सपीरियंस है। आप किसी एक नॉर्मल किसी भी एकेडमी में किसी टीचर के पास चले जाएं, साइक अगर बैठा हुआ है, या किसी भी हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनसे जाके अपना हल्का फुल्का टेस्ट तो करवाएं, आपको एनालाइज करके सामने रख देंगे। तो आर्म्ड फोर्सेस के क्राइटेरिया के मुताबिक जो साइकियाट्रिस्ट ने टेस्ट वगैरह वहाँ पे सेट किए होते हैं वो बड़े ही बेहतरीन किस्म के टेस्ट होते हैं कि किसी भी बच्चे को पकड़ना बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको अभी तो इनिशियल के टेस्ट के अंदर भी साइकियाट्रिस्ट बैठा होता है, तो वो बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं आपके। इवन मैं आपके सामने सारी स्टोरी शेयर कर देता हूँ बच्चों की कि सिलेक्शन रिजेक्शन किन बेसिस पे हो रही है। अब देखिए एक बच्चा था अभी लास्ट पिछले कोर्स में था, अली उसका नाम है, फैसलाबाद सेंटर था उसका PMA के लिए। अब उस बच्चे से क्वेश्चन पूछे गए, उसने ना लास्ट 10 to 12 डेज़ ही कुछ मेरे पास तैयारी के लिए लगाए थे, रट्टे शट्टे बड़े अच्छे मार गया था, टेस्ट पास कर गया, एकेडमिक्स मुश्किल होता है ज़ाहिर है, पास कर गया। इंटरव्यू में उसने पूछा कि ये क्वेश्चन पूछा, कोई जनरल नॉलेज पूछा, कहता सॉरी सर। बस उनको हल्का सा मैंने सिखाया था कि आप बच्चे हल्की सी स्माइल विच रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, वो आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। वैसे भी उस बच्चे की नेचर माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी कि उसके चेहरे पे ये चीज़ शो होती है। अब वो एक क्वेश्चन पूछा सॉरी सर, साथ स्माइल, दूसरा क्वेश्चन पूछा सॉरी सर स्माइल, 4-5 क्वेश्चन पूछे स्माइल के साथ, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर करता गया, कोई लूज़ कॉन्फिडेंस नहीं किया। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने साथ ही बोला आपको किसी ने सिखा के भेजा है कि आप स्माइल करेंगे तो मैं पास कर दूंगा आपको। बड़ा डांट के उसने पूछा, हाँ कहता है नो सर, फिर स्माइल कर दी। अब इस स्माइल के बाद यानी कि कॉन्फिडेंस बच्चा लूज़ ही नहीं कर रहा, वो डांट भी रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, इवन देन यू आर स्माइलिंग। तो बच्चे का जो था कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन के अंदर स्टेबल रहा। तो उसके बाद उन्होंने रिकमेंड कर दिया, उस बच्चे को पास कर दिया, ओके यू मे गो। बाद में एक स्टेटमेंट बोल दी, ठीक है जी, बच्चा बाद में पता चला पास हो गया। अब एक मैं फ़ीमेल स्टूडेंट की बात करता हूँ आपके सामने। फ़ीमेल तो 2-4 मुझे जो एक्सपीरियंस उनके याद हैं, बाकी सारों को ठीक है वो, और जो भी चीज़ चलती है, जो सेलेक्ट हो जाने वाले थे उनके ज़रा ज़्यादा फिर याद रह जाती होती है ज़्यादातर इस तरह का डाटा, या जो क्रूशियल पॉइंट से अच्छा भला टैलेंटेड बच्चा हो जिससे एक्सपेक्टेशंस अच्छी हो लेकिन इस तरह के पॉइंट से पकड़ा जाए बच्चा, तो ये चीज़ें फिर मैटर करती होती हैं। फिर इसके अच्छा वो मैं बता रहा था फ़ीमेल्स का। फ़ीमेल से पूछा गया कि इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, उन्होंने निकाब किया हुआ था, हिजाब किया हुआ था, तो उनसे पूछा गया कि आपको तो मेल के साथ काम करना पड़ेगा, तो क्या आप हिजाब करके इस तरह ड्यूटी करेंगे? उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हिजाब उतार के भी कर लूँगी ड्यूटी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सही है, तो ये अभी आप हिजाब क्यों करेंगे? सर वैसे वो मैं डायरेक्टली चूँकि बाहर से वैसे निकाब मैं करती हूँ, तो मैं अभी अंदर आई हूँ, मैं निकाब के साथ ही आ गई हूँ। ठीक है, इस तरह की बात करके नॉर्मली आप सिचुएशन को टैकल कर जाएं। वो कि आपके साथ आपको बेशक मैं कहता हूँ निकाब करना चाहिए, फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। आप एट द स्पॉट इंटरव्यू के अंदर अगर कुछ बोल जाएं, बस आपने ये उस वक्त बोलना है, ठीक है, वो आपके साथ सस्टेन करने वाले नहीं है। अगर आप जैसे
नकाब करने वाले ही कुछ लोग वहाँ पे जाएंगे तो तभी जाके तो इन चीज़ों को हर जगह पर कोई अच्छाई फैला सकेंगे ना, कि मॉडर्न किस्म के लोगों को भी आप सिखा सकेंगे बल्कि कि इस्लाम की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो दाढ़ी वाला, जिस तरह मैं भाई की बात करता हूँ जो स्टूडेंट था, कि अगर वो बच्चा चला जाता एट द स्पॉट, वो बोल देता कि ठीक है सर मैं नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे भी अगर मैं हिस्ट्री की याद करूं तो जो पढ़ा था कि आपको जब वो जासूस वगैरह जाया करते थे, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान ईमान फ़रोशों की जो किताबें हैं उनके ऊपर, उस हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई हैं, आप वो पढ़ के देख लें। उनके अंदर भी बड़ी चीज़ें रिवील होती हैं कि जासूसी के लिए गले में सलीबें भी लटका लेते थे, दाढ़ियाँ मुंडवा के, ये वो, मतलब रूप उन जैसा धार लेते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो अपना ट्रू पर्पस होता था उसको पूरा कर देते थे। अभी आपका ट्रू पर्पस जो है वो आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाके पूरा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा हाई एम्स होते हैं लोगों के। एक छोटा सा एम, ये छोटा सा एम है, मैं तो समझता हूँ ये बहुत छोटा सा एम है कि आप कहें मैंने आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। आर्म्ड फोर्सेस में जाके करना क्या है? लड़ना है। वो लाखों लोग पहले लड़ रहे हैं। आपका सिर्फ ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आप कुछ अपनी हाई अचीवमेंट्स रखें अपने जहन के अंदर कि मैं अगर इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाता हूँ पीएमए के अंदर तो मैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाऊँगा। अगर आपकी ये सोच ही लिमिटेड सी है कि मैं जी कैप्टन बनना है, मैं बस ठीक है सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाऊँ, मेरे लिए मोर देन इनफ है। अगर इसी तरीके से एफएनएस की बात करें कि वो कहें जी मैंने ठीक है जी एफएनएस सेलेक्ट हो गई हूँ, बस मैंने यूनिफॉर्म मिल गया। यूनिफॉर्म का क्रेज़ लेके बैठ जाता है ना सबको, यूनिफॉर्म है तो वो मैं यूनिफॉर्म के क्रेज़ के लिए जा रहे हैं जी। यूनिफॉर्म का क्रेज़ आपको ले डूबेगा। आपने सिर्फ वो करना है जाके, आपका ट्रेनिंग के अंदर ही शौक़ पूरा हो जाता है सारा, बाद में कुछ भी नहीं रह जाता। और इवन मुझे पीएमए के स्टूडेंट्स का नाम याद है, बच्चे वो वहाँ पे जाने के बाद क्या पहले कहा करते थे कि सर बस यूनिफॉर्म पहना के हमें रख लें, 1 रुपया जो पे ना करें, हम करने के लिए तैयार हैं। वही बच्चे अब लिटरली, मुझे उस बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो चमन के आई थिंक सो बॉर्डर पे कोई कहीं खड़ा हुआ था, सर्दी का फुल मौसम था। बच्चे ने मुझे कॉल की थी, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए कॉल की, तो कहता कि सर ऐसे ऐसे मैं ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपके सामने मैं कहा करता था कि जी मैं इस हद तक जुनून है मुझे ये वो। तो अभी सर जुनून सारा के सारा ज़ीरो हो चुका है। ये एक रियलिटी है। इंसान कहते हैं ना ला हासिल की जद्दोजहद में लगा रहता है, लेकिन उसको ट्रू पर्पस जब तक क्लियर नहीं है, आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तो इस तरह की बोंगियाँ मारता रहता है पहली स्टेजेस के ऊपर। तो अपना ट्रू सेंस अपनी माइंड में क्लियर करें कि फॉर व्हाट पर्पज़ आर यू लिविंग, फॉर व्हाट पर्पज़ आर यू गोइंग टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी और नेवी और पीएफ। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन थोड़े से कवर कर दूं। आगे सेम देखें ना, सारा कुछ अब देखें जो मैंने आपके सामने बोला है, इसमें आपके सारा माइंड सेट क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कहीं पे ये नहीं बोलना कि मैं डरपोक हूँ। आप बहादुर हैं, बहादुर बन के दिखाएं। ठीक है, उसके बाद आप सच्चे इंसान हैं, आप झूठे इंसान नहीं हैं। आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर सच का साथ नहीं छोड़ना। इवन आपको वो बड़ी बड़ी क्रूशल सिचुएशंस आपके सामने, वल्गर किस्म की सिचुएशंस आपके सामने रख देंगे, आप इस तरह जकड़े जा चुके हैं। आपने 90 लाख आर्मी बचानी है, आपने 90,000 कह लें 7 लाख इतनी आर्मी पकड़ी जा चुकी है। अगर आप एक झूठ छोटा सा बोल दें तो आपकी आर्मी सारी बच जाएगी जी। तो विल यू लाई, विल यू टेल अ लाई, तो आप अगर मान गए झूठ बोल लेंगे आप इतनों की जान बचाने के लिए, फ़लाँ की जान बचाने के लिए, वालिद वालदा की जान बचाने के लिए आप झूठ मान गए, इसका मतलब है यू आर अ लायर। आपको पक्का रिजेक्शन मिलने वाली है। 1% भी आपके चांसेस नहीं कि आपको एक्सेप्टेंस देंगे जी। बच्चा तो बड़ा मुहब्बे वतन है और बच्चा तो आर्मी के लिए बड़ी अपनी जान भी कुर्बान कर रहा है, ये वो कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आपके अंदर बेसिक एथिकल वैल्यूज़ ही नहीं है, करप्ट हैं यूँ, तो आप तो सबसे बड़े करप्ट हैं। ठीक है, आप अपने साथ ही करप्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है झूठा बंदा 100% अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगी 100%। हाँ, एक बच्चे का मैं आपको मुझे ज़हन में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। उस बच्चे ने वहाँ पे
कहा कि सर 2-3 केसें, उनसे पूछा गया ना कि आप झूठ बोल लेंगे, फ़लाँ 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 मौका है तो क्या आप झूठ बोल लेंगे? उसने कहा जी सर मैं बोल लूँगा झूठ। उसने कहा कि सर मैं झूठ इसलिए बोल लूँगा क्योंकि 3 मौक़ों पर हदीस में कहा गया कि झूठ बोल सकते हैं। एक जी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई हो तो आप झूठ बोल के उनकी सुलह करवा सकते हैं। उसके बाद है एनिमी के साथ आप झूठ बोल सकते हैं। एनिमी मतलब नॉन मुस्लिम कोई एनिमी चल रहा है तो उसके जंग के अंदर आप झूठ बोल सकते हैं। तीसरा पता नहीं किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। उसने ऐसी कुछ सिचुएशन बोल दी। उसने कहा सर ये हदीस में लिखा। उन्होंने कहा जी इस हदीस का नंबर क्या है? सर मैं आपको ढूंढ के दे दूँगा। अभी आगे देखें उसने स्टेटमेंट क्या। उसने कहा बच्चे आप उठ के जा सकते हैं, हम अपने रेफरेंस खुद ढूंढ लेंगे। फेल कर दिया बच्चे को। बच्चा टैलेंटेड यानी कि सिलेक्शन के मेरिट के ऊपर अच्छा था, अच्छे क्राइटेरिया में बच्चा फ़ॉल कर रहा था। मेरे कहने का सारा कुछ मतलब ये है कि आप अपनी बेसिक एथिकल वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर आप स्टैंड करें कि यू आर समथिंग। आपके अंदर जो हैं वो क्वालिटीज़ हमेशा रहनी चाहिए। किसी गलत बात पे ना अटकें, लेकिन जो आपके अंदर सच है ना इसके ऊपर वो आपको ज़िद भी कर ले, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, तो आप झूठ बोल लेंगे? नहीं सर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे और मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। अच्छा, इनमें से ही क्वेश्चन आंसर जो बने होते हैं ना टेस्ट के अंदर, बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट, फ़लाँ मौका है आप झूठ बोलेंगे, फ़लाँ मौका है आप ये काम कर लेंगे, फ़लाँ मौका है आप चोरी कर लेंगे, फ़लाँ मौका है आप ये कर लेंगे, आप नहीं करेंगे। जो बेसिक ये सारी चीज़ें हैं अच्छे अखलाक वाली, वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने अंदर रखनी है और हर सूरत रखनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सिचुएशन आ चुकी है। एक भाई अपनी बहन के साथ बाइक पे जा रहा है, आगे कुछ गुंडे आ गए, उन्होंने इस की बहन को छेड़ना शुरू कर दिया। आप क्या करेंगे? आपको वो सिचुएशन में फेंक देंगे, आप क्या करेंगे? मैं लड़ूंगा उनके साथ, जान की आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। वो कहेगा जहाँ पर को उन्होंने बांध दिया, अब आपकी बहन के साथ ये कर रहे हैं ऐसे। वो कहेंगे मेरी बहन भी सर मेरी तरह बहादुर है, वो लड़ेगी, वो जान दे देगी, अपनी इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने देगी। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आप अपनी चीज़ें, एक कॉमनली क्वेश्चन मतलब आते हैं ये, आप अपनी चीज़ें अपने रूम में बड़े तरतीब के साथ रखते हैं? जी हाँ रखता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कि आप डेली नहाना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। आप अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे करके सिचुएशंस हैं। ठीक है। अब असल में नमाज का टाइम हो गया है, नहीं तो मैं आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करता। होपफुली आप काफ़ी सारा इंटरव्यू के बारे में यहाँ से सीख जाएंगे और इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 100% सच बोलें। ठीक है, ये सच ही आपको बचाएगा इंटरव्यू के अंदर, जो बोल्ड होने की, बहादुर होने की निशानी है। जो बंदा लॉयर है एक्चुअल में वो अंदर से वीक है, जितना मर्जी वो खुद कह ले कि मैं अब जी बड़ी चीज़ हूँ, वो वीक है अंदर से, झूठा है। उसे ये है कि मैं सच बोलूँगा तो ये हो जाएगा, सच बोलूँगा तो ये होगा। जैसे हमारे ये शॉप्स वाले, या कह लें कि बड़ी, मैं अब नाम नहीं लेता, बड़ी बड़ी चीज़ों वाले जो हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और पैसा कमाने की खातिर झूठ बोल रहे होते हैं। हालांकि उनके जहन के अंदर ये चीज़ बचपन में पड़ी हुई है, हकीकत में मानते नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने जो आपकी ज़िंदगी के लिए आपका रिज़्क लिख दिया वो आपको मिल के रहेगा, वो आपका कभी कहीं किसी और के पास जाने नहीं वाला। आप झूठ बोलोगे तो क्या आपको लगता है कि वो आपके पास आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। झूठ बोल के कमाने वाले पे वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। ठीक है, असल में नमाज का टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही।